हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 29 दिसंबर के जितनी भी शिफ्ट हुई है उन सभी में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 28 दिसंबर के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे उन सभी को डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें जिसमें सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर के। तो चलिए बिना किसी डिले के हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो और आपको वैल्यू निकालनी थी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आप निकालिए। तो यहाँ से हो जाएगी आपका इसका स्क्वायर करेंगे 16 का, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 2 मतलब 14। फिर उसके बाद में इस तरीके से फर्दर इस वैल्यू को निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो ये जो वैल्यू दी हुई है इसका स्क्वायर करो 196 माइनस 2 बराबर 194। ठीक है, तो इस तरीके से 194 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि √72 मल्टीप्लाई करना है आपको √18 से प्लस अंडर में है 0.04 प्लस अंडर में 0.64। सिंपल आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरीके से सॉल्व करना। तो देखिए क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 18 × 4 लिख सकता हूँ। तो 4 से तो कितना बन जाएगा, 4 से तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 से तो 2 बार और अंदर बच जाएगा √18। √18 इधर है, √18 इधर है, दोनों एक बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 18 बन जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से ये बन गया 36 पहली वाली इक्वेशन से। प्लस अब यहाँ से पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो पॉइंट के बाद एक संख्या रह जाएगी 0.2 प्लस उधर बन जाएगा आपका पास 0.8, 0.2 0.8 बन जाएगा 1 और 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 37 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको दिया है cos 20 मल्टीप्लाई cos 40 cos 80, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको याद हो कि कौन सा, कि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा। अब यहाँ पे आपको थीटा पहचानना है कि थीटा कौन सा है। अब थीटा की वैल्यू में अगर 20 डिग्री लेता हूँ तो cos 60 माइनस थीटा मतलब 40 और 60 प्लस थीटा मतलब 80, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसकी आपको जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए। एक चीज़ और सीखेंगे यहाँ पे हम, इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1/4 cos की वैल्यू और थीटा की वैल्यू होने मानी 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1/8। अब यहाँ पे चीज़ एक समझने की है, अभी आपसे पूछा गया है कॉस के टर्म में, अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है यहाँ पे साइन थीटा हो, यहाँ पे साइन थीटा, तो फिर क्या होगा, उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला यही हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 sin 3 थीटा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, यदि यहाँ पे tan थीटा हो तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो केवल और tan 3 थीटा बनेगा। ठीक है, आपको 1/4 नहीं लगाना है यहाँ पे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1/4 से 1/4 कट जाता है, केवल tan 3 थीटा आता है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में यदि tan की टर्म में पूछे तो केवल tan 3 थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है और 1/4 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। 1/4 तो केवल और केवल साइन थीटा और कॉस थीटा में आता है। आ गया समझ में ये चीज़। अगला सवाल देखो क्या पूछा है आपसे कि उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, उन्नयन कोण, उसके बाद में क्षैतिज से दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो खंबे की लंबाई निकालनी है आपको, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले ये मान लो कोई खंबा माना मैंने, तो अब ये आपका उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, ये उन्नयन कोण हो गया, ये 30 डिग्री दे रखा है आपको।
क्षैतिज से दूरी मतलब ये वाली डिस्टेंस आपकी दी है 25। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये 25 है तो ये 90 डिग्री पे यहाँ पे खड़ा हुआ है खंबा। तो इस खंबे की जो आपको लेंथ निकालनी है, तो ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 60 के सामने की भुजा है ये, तो 30 के सामने की भुजा हो जाएगी 25/√3। ठीक है, 30 के सामने की 1 होती है तो ये √3 टाइम्स होती है, लेकिन ये 60 के सामने की 25 दे रखी है तो ये अपॉन √3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, और ये जस्ट डबल हो जाती इस वाले सामने की, तो ये हो जाती 50/√3। आगे समझना, सिंपल सा कंसेप्ट था। इन तीनों का रेशियो होता है आपका 1:√3:2, और यदि दोनों एंगल आपके पास 45 होते तो √2 इस तरीके से हो जाती है आपकी। ये वाला आपकी √2 होती और ये वाली भुजा भी आपकी √2 होती। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं हम। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ए किसी काम को 40 दिन में और बी 60 दिन में, ए 40 दिन में, बी 60 दिन में और सी 80 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो ए 11 दिन पहले और बी 8 दिन पहले, ए 11 दिन पहले और बी 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने टाइम में हुआ ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, जिस तरीके से और सवाल करते हैं उस हिसाब से अप्रोच लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम देखो क्या बन रहा है, 240 बन रहा है क्या, बिल्कुल। अब देखो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी बन जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी बन जाएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी बन जाएगी 3। तो ये तो आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पे, अब इसने 11 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब मैं इससे कहूँ कि अगर ये 11 दिन और काम करता, 11 दिन और काम करता तो 6 की स्पीड से काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा कर देता ये, 240 काम तो पहले ही है और 11 6 की 66, मतलब 66 काम और ज़्यादा कर देता ये। ठीक है, अब बी पे आओ। बी क्या कह रहा है कि 8 दिन पहले छोड़ देता, लेकिन ये 8 दिन और काम करता तो ये कितना काम एक्स्ट्रा कर देता, 32 काम एक्स्ट्रा कर देता। 8 दिन तक 4 की स्पीड से 32 काम एक्स्ट्रा, तो ये टोटल काम हो गया। अब टोटल काम कितना हो गया, 8, ये हो गया 9, 4 13, 1 और 3, 338 काम हो गया। 338 तो काम है, इसको डिवाइड करना है इन टोटल से, क्योंकि अब तो सभी लग रहे हैं लास्ट तक लग रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार भाग दे लीजिए, कंप्लीट जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 का भाग दिया हमने, 13 दूना 26, 26 7 बचा 3 6 78, 26 बार। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया इसका 26 दिन, मतलब ये कंप्लीट इस काम को 26 दिन में कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखो क्या पूछा है आपसे कि 432 की पावर है 412 मल्टीप्लाई बाई 499 की पावर है 431। इसमें आपको निकालना है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट निकालनी है। सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए हमेशा 2 3 और 7 और 8 इनके लिए हम 4 का भाग देते हैं। इस वाली संख्या में जो भी पावर लगी होती है, तो 4 का भाग हमने दिया तो कंप्लीट जा रहा है। 4 के भाग के लिए हम लास्ट के देखते हैं कि उसमें जा रहा है 2 डिजिट में, तो 4 का भाग कंप्लीट जाता है, कंप्लीट जा रहा है तो हम क्या ले लेंगे, केवल 2 को लेंगे, यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट ली मैंने 2, अब 2 की भाग कंप्लीट जा रहा है तो मैं पावर 4 लगा देता हूँ। ठीक है, अब 4 और 9 के लिए क्या चेक करते हैं, यदि ये इवन है तो वही संख्या आ जाती है, लेकिन ऑड हो तो उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, इवन है तो 9 ही आ जाएगा, 9 की पावर 1 ले लूँगा मैं। अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से आपकी वैल्यू बन रही है 16 और यहाँ से बन रहा है 9। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यूनिट डिजिट बन जाएगी आपके पास 4। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछा है इकाई का अंक क्या होगा, तो 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक।
फिर उसके बाद में अगला सवाल है आपसे, क्या पूछा है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या हुआ, ये आपको कैलकुलेट करना है। जो 8 का जो सीपी है, 8 वस्तुओं का जो सीपी है वो 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो इस तरीके से आपको जो लाभ या प्रॉफिट, जो लाभ या हानि कुछ भी हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो देख लीजिए क्या हुआ है आपको, सीपी और एसपी का जो रेशियो आया है वो क्या आ रहा है, 5/8 आ रहा है। एसपी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है एसपी सीपी के रिस्पेक्ट में। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में आ जाएगा, 5 से काटा 20 बार, 20 को मल्टीप्लाई किया 3 से 60, तो 60% आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि एसपी हमारी ज़्यादा है, किससे, सीपी से। तो इस तरीके से बहुत ही आसान सा सवाल है, सवाल को देखते ही आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद में देखो अगला सवाल, एक ट्रेन की चाल दी हुई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन 1 घंटे बाद, एक दूसरी ट्रेन और है 1 घंटे बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। उसके बाद हम कह रहा है कि कितनी देर में दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो दोनों के मिलने का समय पूछा है, दोनों कितने समय में मिलेंगी, ये आपको निकालना है। तो समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो ये ट्रेन चली है 1 घंटे बाद में, तो 1 घंटे तक तो केवल यही ट्रेन चली है। तो 1 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली, इसने दूरी तय कर ली 80 किलोमीटर। आ गया समझ में, क्योंकि ये 1 घंटे में 80 किलोमीटर तय कर रही है। अगर 2 घंटे में कितना हो जाता, जस्ट डबल हो जाता, ठीक है 160, लेकिन 1 घंटा ही दिया तो 180 किलोमीटर चल रही है। अब देखो कितने समय में मिलेंगी कब, जब ये दूसरी ट्रेन होगी वो फास्ट चलेगी और उसी दिशा में चलेगी, तभी तो मिलेंगी। ठीक है, तो दोनों क्या है कि समान दिशा में चल रही है। समान दिशा में चाल हमेशा घट जाती है, सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो यहाँ से आपके पास सापेक्ष चाल आ गई, इसको और इसको माइनस करेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे 80 को, तो आपके पास आ जाएगा 4 घंटे। ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर से किलोमीटर घट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4 घंटे। तो ये 4 घंटे में दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। आ गया समझ में, सिंपल सा कंसेप्ट था। दोनों का सापेक्ष चाल निकाला और 1 घंटे में जो ट्रेन पहली वाली चली थी वो आपकी दूरी हो गई। दूरी को जब हमने चाल से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गया समय। अगला देखो सवाल कि 150 संख्याओं का औसत 45 है। अच्छा सवाल है कि 150 संख्याओं का एवरेज 45, यदि 38 और 46 को गलती से 83 और 64 पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, तो सही एवरेज क्या होगा। अब संख्याएं हमने गलत तो पढ़ ली तो एवरेज भी आपका जो आया 45 से गलत आया कहीं ना कहीं, तो हमें सही एवरेज निकालना है। अब देखो एक चीज़, अब जो नया एवरेज आएगा, सही एवरेज आएगा, वो ज़्यादा होगा 45 से या कम होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। देखो ये दोनों संख्याएं हैं, इनको पढ़ लिया ये, तो ये थी कम, संख्याएं तो थी कम लेकिन पढ़ उनको क्या लिया, ज़्यादा। तो मतलब जो ये एवरेज है पहले का वो ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो मतलब जो एक्चुअल में एवरेज है वो कम आएगा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन 45 से ज़्यादा है वो तो आपके डायरेक्ट गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगर केवल एक ही ऑप्शन है तो वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन करना किस तरीके से, तो देखो पहले ये तो पता चल गया कि जो एवरेज होगा 45 से कम होगा, तो 45 माइनस तो करना है। अब कितना करना है वो देखो। अब ये हो गया आपके पास 38 और ये हो गया 46 और ये 83 और ये 64। एक बार दोनों को ऐड कर लो, 8 6 14, 4 3 7 1 8, 84। इधर भी ऐड कर लो 7 और ये 14, 147।
147 पढ़ लिया, ये 84 इसका एक्चुअल में था, तो माइनस कर लो। माइनस किया तो मैंने कितना बच रहा है 3, इसको और माइनस किया यहाँ से तो 6, 63 बच रहा है। अब ये किसके रेस्पेक्ट में देखो 150, अब जो ये 63 है वो 150 में बटेगा टोटल। अब 150 में बटेगा 63, तो देखो भाग दे लो एक बार 3 से, 50 बार 3 से मैंने इसको भाग दिया तो ये बन गया 21। अब भाग दे लो या फिर डायरेक्ट क्या करो, थोड़ा सा सोचोगे तो 2 से ऊपर करो मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर करो नीचे, तो ये हो गया 100, ये हो गया 42। 42 में 100 को भाग देंगे तो 0.42 आ जाएगा, 0.42, तो माइनस कर दो तो 44.58 आपका आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपका एक्चुअल में एवरेज होगा। इसके बाद में है अगला सवाल कि घन की भुजा है 2√3, घन की भुजा 2√3, तो आपको निकालना है परिमाप। परिमाप निकालना है, एरिया निकालना है, सिंपल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब परिमाप निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी टोटल जो साइड्स होती हैं वो कितनी होती है। टोटल साइड्स घन की ये प्रॉपर्टी तो है सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन टोटल कितनी होती है देखो, 4 तो नीचे 4 ऊपर, 8 9 10 11 12, तो टोटल हो गई आपकी 12 साइड्स। एक साइड से 2√3 की, तो टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 24√3। ये तो आपके पास आ गया इसका पेरीमीटर। लेकिन आपको निकालना है अगर इसका एरिया, तो एरिया होता है आपका 6a²। ए की वैल्यू आपको दी हुई है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा परिमाप है तो हमने परिमाप निकाल लिया। अब यूनिट जो भी दी होगी मीटर सेंटीमीटर, उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये घन की प्रॉपर्टी है 3D आकृतियों की। अगला सवाल है कि ये देखो, आपको वर्गमूल निकालना है 1089। बहुत ही आसान सा सवाल है। 32 का होता है 1024, ये होता है 33 का, 2 जीरो हैं तो 1 जीरो आ जाएगी, 330। सिंपल से आपको यदि याद है वैल्यू तो सिंपल निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। या फिर जो ट्रेडिशनल तरीका है उस तरीके से तो निकाल सकते हैं, 108900 पेयर बना के, ठीक है, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार चलो इससे भी करके बता देता हूँ मैं आपको। ये हमने सबसे पहले इसमें देखेंगे 3 का स्क्वायर जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगी 9, एक बचा। इसके बाद 2 ये पेयर उतार लिया, ये दोनों को ऐड कर दिया 6। अब इसके पास इसमें कौन सी संख्या रखें। अब देखो मैंने ये 3 रखा है, यहाँ पे 3 रखा तो क्या बन रहा है 3, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो ये बन रहा है 189, मतलब पूरा चला गया। 2 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगी, तो आपका इस तरीके से ये 330 यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल तरीका है कि कोई संख्या का डायरेक्ट आपको वर्गमूल याद नहीं है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नहीं तो सिंपल जो 40 तक के वर्गमूल की जो टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स की टेबल, तो वहाँ से वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका ये सवाल। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन में आपको दिया है कि किसी परीक्षा में 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो इंग्लिश में जो पास होने वाले छात्रों की संख्या है वो है 55%, और उसके बाद में मैथ में जो पास हुए हैं वो है 35%, और जो दोनों में पास हुए हैं वो दे रखी है आपको 20%। ठीक है, तो यदि कुल छात्रों में से 1200 छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए, जो 1200 आपके जो छात्र हैं ये ऐसे छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण हैं, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। अब इसके बाद में आपको निकालना है जो टोटल छात्र हैं जो पास हुए हैं, मतलब जो उत्तीर्ण छात्र हैं, संख्या आपको निकालनी है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। तो पहले तो देखो 55 यहाँ पे, 35 यहाँ पे, तो टोटल पास होने वाले कितने हो गए आपके, मैंने दोनों को ऐड किया तो ये बन रहा है 90। अब 90% तो ऐसे हैं
इसमें क्या है कि जो मैथ में भी है इंग्लिश में, लेकिन जो दोनों में जो पास हुए हैं 20%, ये 2 बार ऐड हो गए यहाँ पे। तो एक बार माइनस कर देंगे 20 को, तो आपके पास बन जाएगा 70%। अब 70% छात्र तो ऐसे हैं जो आपके पास हुए हैं। अब 70% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 30%। 30% फेल हुए हैं। अब ये जो फेल हुए हैं ये किसके बराबर है? 1200 के। क्वेश्चन में दिया है ये रहा। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 30 से काट देंगे इसको 40 बार, तो 1% की वैल्यू आ गई आपके पास 40। 1% की वैल्यू 40 है और जो उत्तीर्ण छात्रों की वैल्यू हमें निकालनी है, तो उत्तीर्ण छात्र हमारे पास 70 है, तो 70 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके पास जो उत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे वो हो जाएंगे 70%, ये हो जाएगा आपके पास 2800। टोटल छात्र पूछता तो 40 को मल्टीप्लाई कर देते 100 से, तो 4000 आपका आंसर हो जाता इस पर्टिकुलर केस में। तो इस तरीके से ये जो आपसे पूछा है उत्तीर्ण छात्र, तो हो जाएंगे आपके पास 2800 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब अगला सवाल देखो आप। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि कक्षा में 250 छात्र हैं, कक्षा में 250 छात्र हैं। उसके बाद में बोल रहे हैं कि जिनका एवरेज मार्क्स दिया हुआ है आपको 48, ठीक है। 48 नंबर इसके क्या है कि एवरेज है। दूसरी बात कह रहे हैं कि लड़कों का एवरेज है 50, बॉयज़ का जो एवरेज है वो है 50 और लड़कियों का जो एवरेज है वो है 45, ठीक है। कक्षा का हो गया 48, लड़कों का 50 और इनका 45 हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लड़कों की संख्या क्या होगी क्लास में। तो देखो सिंपल मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हैं। जो भी टोटल क्लास की वैल्यू दी हुई है 48, इसको बीच में रखो। लड़कों की संख्या है ये बॉयज़, ये हो गई गर्ल्स। लड़कों की है 50, इधर रखा मैंने, ये हो गया 45। लगाओ सिंपल, यहाँ बनेगा 2 और यहाँ बन जाएगा आपके पास 3। 3:2 में होंगे आपके लड़के लड़कियाँ। लड़के लड़कियाँ 3:2 में होंगी। टोटल है आपके पास 250। तो टोटल हमारे अनुसार कितने हैं? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू है 250, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, लड़कों की संख्या निकालनी है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150, ठीक। 150 इसका आंसर हो जाएगा लड़कों की संख्या। ये निकाल लिया। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। ये सवाल हो गए सब। हाँ, ये सवाल और देख लीजिए कि चुनाव में सुरेश को 40% वोट मिले, कि चुनाव में सुरेश को 40% वोट मिले और राम को 35,000, राम को 35,000। उसके बाद में कह रहे हैं तो कुल वोट कितने हैं। एक चीज़ और दी हुई है कि राम चुनाव जीत जाता है। $35,000 वोटों से मिले नहीं है इसको, 35,000 वोटों से राम चुनाव जीत जाता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो समझिए क्या करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो किसी भी हमने टोटल वोट मान लिए, किसी भी चुनाव में जो टोटल वोट होते हैं वो क्या होते हैं 100%, पूरे हो गए 100%। अब उम्मीदवार खड़े हुए हैं 2 आपके, एक को मिले आपके 40%, तो दूसरे को ऑब्वियसली 60% मिले होंगे। ये बात आ गई समझ में। अब देखो जीतेगा तो ये वाला, और ये कौन है? राम, और ये है सुरेश। जीतेगा ये वाला, तो जीता कितने से है? जीता तो 20% से ही है ना, ठीक। भले ही इसको 60% मिले लेकिन जीता तो कितने से है? 20% से। अब ये जो 20% की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपको 35,000, ठीक। तो 20% की 35,000 है, तो 2% मतलब 1% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3500 में 2 का भाग दे देंगे 1750,
हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, पूरे। तो टोटल वोट कितने, टोटल वोट तो आपके पास 100% थे, तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये आ जाएगी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू होगी आपके पास 1,75,000 आपके टोटल वोट होंगे उसमें चुनाव में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, ये अच्छा सवाल पूछा गया है। देखो यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो हो जाएगा। फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है कि माध्यिका दी हुई है आपको 10, बहुलक दिया हुआ है 5, तो माध्य आपको निकालना है। इनको बोलते हैं मीडियन, इसको बोलते हैं मॉड, और मीन आपको निकालना है। तो एक रिलेशन होता है आपके लिए मॉड, मीन और ये मीडियन का बीच में, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे ऐड कर दो प्लस। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है सिंपल सा, मॉड, मीन, मीडियन, इसके बीच में रिलेशन होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये अपने आप में 1 है, और ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, वो इसके 3 टाइम्स ऑफ मीडियन के इक्वल हो जाएगा। तो जो जो वैल्यू दी हुई है वो रख दीजिए, और जो निकालना है वो देख लीजिए। मीन आपको निकालना है, मॉड की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, मीन 2 इंटू मीन कर दो, मीडियन की वैल्यू आपको दी हुई है 10, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 5, 25, 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5, तो 12.5 आपका इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्या है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मीन मॉड मीडियन के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है। इसी से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कोई 2 वैल्यू दी होंगी और एक वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगी वो वैल्यू। अगला सवाल देखो, ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही आसान सवाल है कि ए और बी का जो रेशो दिया हुआ है वो है 2:3, बी और सी का जो रेशो दिया हुआ है 4:5, और सी और डी का जो रेशो दिया हुआ है 3:2, और ए और डी का निकालना है। तो एक बार चारों को लिख दो यहाँ पे, ए बी सी डी जो दिया है वो लिख दो, 2 3 4 5 और 3 2, जो खाली है उसको इससे भर दो, लेफ्ट साइड जो संख्या दी हुई है उससे, राइट साइड जो संख्या दी हुई है उससे सबसे भर दो 3 3। अब किस किस के बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में और डी के बारे में। केवल इन 2 को देखो, इन 2 को देखेंगे, देखिए क्या कॉमन है। एक बार तो 2 कॉमन है, 2 हट जाएगा, 3 कॉमन है, 3 हट जाएगा, 4 और 5, तो 4:5। बी और सी के बीच में पूछता तो उस हिसाब से रखते, ए और सी के बीच में पूछता तो उस हिसाब से रखते वैल्यू। आ गया समझ में? बहुत ही आसान सा सवाल है, जो रेशियो का सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन आपको दिया है कि यदि, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था कि 46 24, इसकी वैल्यू है आपकी 68। ये वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में। पूछा क्या है, पूछा है आपको, देन आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 46 24 प्लस 46.24 प्लस 0.4624। बहुत ही आसान सा सवाल है कि आपको अंडर रूट की वैल्यू याद होनी चाहिए कि अंडर रूट में 2 संख्याओं के बाद में पॉइंट है, तो उसके बाद हम हटाएंगे अंडर रूट को, तो एक संख्या बचेगी, 4 के बाद है तो 2 संख्या बचेंगी, बस वो सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे तो 68 आ जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 6.8, यहाँ से बन जाएगा 0.68, ठीक है। यहाँ से तो ऐड कर लो, 8 यहाँ से बन रहा है, ये 14 बन रहा है, एक कैरी हो गया, 14 और 1 15 हो जाएगा, ठीक है, एक कैरी तो 7, तो 75.48 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, अगला सवाल है आपसे, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है कि 60 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर, ये वैल्यू आपको निकालनी है। एक तरीका तो है कि आप इन दोनों का स्क्वायर कर लो फिर माइनस कर लो, एक तरीका और भी है कि एक बार a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो, कि ये वही केस तो हो गया
ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों को ऐड करेंगे 114, दोनों को माइनस करेंगे 6, मल्टीप्लाई कर लो, 14 पंजे 70, 14 छक्की 84, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 684, आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है आपको, सिंपल। अगला देखो, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था बस वही है, शायद ये दूसरे शिफ्ट में पूछा गया हो। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये वैल्यू आपको दी हुई है 98, तो आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पहले तो आपको a प्लस 1/a की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे, तो a माइनस 1, सॉरी दोनों तरफ दो ऐड कर देंगे, 2 ऐड किया तो उधर बन गया 100, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बन जाएगा, 100 का स्क्वायर, सॉरी 100 बन जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 10 बन जाएगी इसकी वैल्यू a प्लस 1/a की। हमें निकालनी है उसकी क्यूब की वैल्यू, तो क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 10 का क्यूब माइनस 3 गुणा 10, पी क्यू माइनस 3p, सिंपल। तो 1000 माइनस 30 बराबर 970। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये सवाल अच्छा सवाल पूछा गया है। देखो इसको मैं कराता हूँ आपको कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 4 संतरे बेचता है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 4 संतरे बेचता है। इसके बाद हम बोल रहे हैं कि 25% का लाभ होता है, तो उसे क्या होता है कि 25% का लाभ होता है। आगे देखो, तो उसे 1 रुपये, तो उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे, ये हमें निकालना है कि उसने 1 रुपये में कितने खरीदे। ठीक है, तो एक बार देखो क्वेश्चन में क्या दिया, उसी हिसाब से चलो। 1 रुपये में 4 संतरे, तो मतलब 4 की जो एसपी है वो दी हुई है 1 रुपये। ये बात समझ में आ रही है आपको? 4 की जो एसपी है वो 1 रुपये है, तो एक संतरे की जो एसपी हो जाएगी, एक संतरे की जो एसपी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4। ठीक है, और जो ये 1/4 है वो किसकी वैल्यू है, 25% प्रॉफिट की। 25% प्रॉफिट का मतलब समझ रहे हो, 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4। 4 की वस्तु है 5 में बेची है, 4 की वस्तु है 5 में बेची है, तो ये क्या है आपके पास एसपी। एसपी हमारे अनुसार क्या है 5, बेची कितने में है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हमें यदि सीपी निकालना है तो 5 1/4 ये क्या है एसपी, हमारे अनुसार एसपी क्या है 5, और ये क्या है सीपी, तो 4 सीपी निकालनी है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 4 से मैंने इसको किया तो एक आपके पास वैल्यू आ गई 1/5, तो सीपी आ गई आपके पास 1/5 रुपये। तो 1 रुपये में कितने बेचेगा, तो 5 को इधर भेज दो, 5 सीपी बराबर 1 रुपये। तो 1 रुपये में सॉरी खरीदेगा, तो 1 रुपये में कितने खरीदे होंगे उसने, 5 सीपी आया, तो मतलब 5 संतरे खरीदे होंगे उसने। आगे समझ में, जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा था 1 बराबर 4 एसपी। 4 एसपी का मतलब क्या हो गया कि 4 संतरे उसने बेचे हैं, 1 बराबर 4 सीपी मतलब 5 संतरे उसने क्या किए खरीदे हैं। ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इस सवाल को। अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल है और ये बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, कई बार पूछा गया है, पिछली शिफ्ट में भी शायद पूछा था इससे क्वेश्चन एक, कि अम्ल और एल्कोहल का एक अनुपात है, एक मिश्रण दिया हुआ है जिसमें अम्ल और एल्कोहल का जो अनुपात है वो है 3:2। इसके बाद कह रहे हैं कि 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर, 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर अनुपात है वो 3:4 हो जाता है। तो आपको निकालना है कि आरंभिक मिश्रण की मात्रा, प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा,
ठीक है, स्टार्टिंग में आपको मिश्रण की मात्रा निकालनी है। अब देखो केवल 3 तो सेम रहा है, लेकिन ये चेंज हो गया। ये चेंज हो गया कितना, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लीटर के बराबर। 5 लीटर के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू, और शुरुआत में था हमारे पास 5 यूनिट। 1 यूनिट है 5, तो 5 यूनिट हो जाएगा 25। तो शुरुआत में हमारे पास कितना था, 25 लीटर। मिश्रण कितना था शुरुआत में हमारे पास, 25 लीटर मिक्सचर था। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है अगला भी। आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है वो कितना है, अनुपात है वो 8:5 है। तो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब आयताकार एक शीट है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 8:5, और इसका जो खर्चा है, खर्चा किस हिसाब से आ रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ये एरिया के लिए डिनोट किया है मीटर स्क्वायर। अगर परिमाप के लिए डिनोट करता तो पर मीटर आता, केवल मीटर आता। तो यहाँ से समझ जाएंगे हम कि केवल ये मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है जब ये आपका खर्चा बनेगा। तो खर्चा आपका दिया है 40,000। अब खर्चा 40,000, अभी 40,000 जो खर्चा है ये कैसे आएगा, ये आएगा जो आपका एरिया है। एरिया मैंने थोड़ी देर के लिए इसको x माना, x से मल्टीप्लाई किया इसको, लंबाई को और चौड़ाई को। तो ये रेशियो है तो x से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो अब मेरे पास ये जो वैल्यू बन रही है इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 40x²। यहाँ से ये तो आया आपके पास एरिया, लेकिन एरिया को मल्टीप्लाई करना है रेट से, 10 की रेट है। तो ये बन गया 400। 400 यहाँ से कट जाएगा तो केवल बनेगी वैल्यू आपके पास यहाँ से 100। तो x² की वैल्यू आपके पास बन रही है 100, तो x की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 10 है x की वैल्यू। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगी, तो लेंथ आ जाएगी आपके पास 80 और विड्थ आ जाएगी आपके पास 50। अब आपसे जो भी पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। केवल आपसे लंबाई पूछी थी तो 80 हो जाएगी, परिमाप पूछेगा तो उस हिसाब से निकाल देंगे। ठीक, तो अगला सवाल देखो यहाँ पे। अगला सवाल है कि 2,50,000 रुपये की राशि है और 2 वर्ष में 2,50,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 3,60,000 हो जाती है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है, CI की जो रेट है वो निकालनी है आपको। तो सिंपल देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इनका रेशो ले लेते हैं। तो रेशो किस हिसाब से लेंगे, मैंने क्या किया कि 2 वर्ष की, एक बार मैंने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लिखा, चक्रवृद्धि मिश्र धन लिखा, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लिखा। तो क्वेश्चन में आपसे दिया था कि इतने रुपए की राशि और इतनी हो जाती है। ठीक, तो जो A/P का जो रेशियो है, A/P का रेशियो ये होता है आपका 1 + R/100 इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया है मैंने, क्योंकि आपको जो टाइम था वो दिया है 2 वर्ष। अगर हमारे पास क्या होता कि 2 मिश्र धन दिए होते तो हम लेते A1/A2 का रेशियो। तो उस हिसाब से हम इधर भी जैसे 3 वर्ष था और 2 वर्ष होता तो 2 वर्ष ऊपर लिखते, 3 वर्ष नीचे रखते, तो वो उससे कट जाता, उस हिसाब से वैल्यू निकाल लेते। लेकिन हमें यहाँ पास यहाँ पे क्या दिया है कि प्रिंसिपल दिया है, ये मिश्र धन दिया है। प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया, तो उस प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो ले लेंगे। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ये आता है चक्रवृद्धि ब्याज के केस में। तो सिंपल ए की वैल्यू है आपके पास 3,60,000 और इसकी वैल्यू है आपके पास 2,50,000। ये जीरो तो कोई काम की नहीं है तो हट जाएंगी। 36/25, इधर मैंने स्क्वायर हटाया तो इधर वैल्यू बन रही है 6/5, 1 + R/100 की। तो R/100 की वैल्यू बन रही है, वो बन रही है 1/5। 5 से काटा 20, तो R की जो मतलब रेट की वैल्यू है वो है आपके पास 20%। मतलब जो रेट है वो आपकी है 20%। तभी आपका जो इतना धन है 2,50,000 आपका बन जा रहा है 3,60,000। तो रेट है कितनी आपकी 20%।
ठीक। इसके बाद में देखो अगला सवाल कि कोई मिश्रधन 2 साल में, मिश्रधन है कोई 2 साल में 12,200 से, अच्छा कोई मिश्रधन 2 साल में इतना है, कोई धन 2 साल में इतना हो जाता है और 3 साल में, इस तरीके से मैं आपको लैंग्वेज लिख देता हूँ क्वेश्चन की कि कोई धन 2 साल में इतना और 3 साल में हो जाता है आपका वो 13,300। ठीक, तो आपको निकालना है मूलधन, तो आपको मूलधन निकालना है, मतलब प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है। तो समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 साल का डिफरेंस है दोनों के बीच में यहाँ और यहाँ। तो मैंने इनका, अब जो दिया हुआ ये एसआई का केस है, एसआई का केस है, तो इनका दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास वैल्यू बन रही है 1100। अब 1100 जो रुपये है, 1100 जो रुपये है वो हो रहा है आपका 1 साल में। अब यहाँ से यहाँ के बीच में जो 1100 रुपये ये हो जाएगा एसआई 1 साल का, 1 ईयर का। अब एसआई क्या होता है कि हर साल सेम रहता है, तो 2 साल का जो एसआई हो जाएगा वो जस्ट डबल हो जाएगा 2200। 2 साल का जस्ट डबल हो गया 2200। 2 साल का हमारे पास जो अमाउंट है, जो मिश्रधन है वो दे रखा है 2200, तो 2 साल के मिश्रधन में से 2 साल का एसआई घटा देंगे तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। इसमें से मैंने 12,200 में से 2200 घटा दिया तो आपके पास 10,000 आ गया क्या? 10,000। ये 10,000 क्या आया है? ये 10,000 आया है आपके पास मूलधन। जो आपके पास धन जमा था 10,000, वो आपका 10,000 है, वो आ गया आपका आंसर। जो 2 साल में आपका 2200 कितना दे रहा है? 2200 ब्याज दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर। तो इसके बाद में अगला सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको x³ + y³, x³ + y³, ये वैल्यू है आपके पास 35 और x + y बराबर है 5, तो x⁴ + y⁴ ये वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे सवालों में हमेशा सॉल्व करने से पहले देख लो कोई वैल्यू पुटिंग से आंसर आ रहा है क्या। अब मैंने एक बार 1 और 4 रख के देखा तो नहीं बन रहा केस, 2 और 3 रख के देखा तो केस बन रहा है, बनता दिख रहा है। देखो 2 का क्यूब किया मेरे पास 8, 3 का क्यूब किया 27, 27 और 8 35, तो मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। तो इसको आंसर लिख देंगे 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 4 81, दोनों को जोड़ो 97 आंसर बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 97 97। ठीक, अगला सवाल देखो। क्वेश्चन क्या है कि 8 की पावर 10 और 9 की पावर 7, 8 की पावर 10, 9 की पावर 7 और 7 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राइम फैक्टर्स की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर बनाओ। 8 तो कोई प्राइम नंबर है तो नहीं है, तो प्राइम नंबर हो जाएगा 2, 2 की पावर है 3 और इसकी पावर है 10, तो इसको टोटल मिला के हम क्या लिख देंगे 2 की पावर 30, 3 की पावर है 2 और ऊपर है 7, तो 3 की पावर 14, 7 की पावर 8, सबको ऐड कर लो एक बार। सबको ऐड किया तो यहाँ से बन रहा है 44 और ये 8 तो 52। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो गए आपके 52, 52 हो गए आपके प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। अगला सवाल है लास्ट एंड फाइनल सवाल, देखिए। नहीं, इसके बाद में 1-2 सवाल और हैं, लास्ट सवाल नहीं है। देखिए क्या दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसका क्षेत्रफल दुगुना हो जाता है, ध्यान से समझना कि यदि इसका क्षेत्रफल है वो दुगुना हो जाता है तो त्रिज्या कितने गुना हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका जो साइड्स हैं, साइड्स क्या है कि साइड्स का जो रेशियो होता है और जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है अंडर रूट में होता है। कि अगर मेरी साइड्स है 2
ठीक है। अगर ये जस्ट दुगनी होगी, 4 गुनी, मतलब 2 से 4 बन गई, तो जो आपका क्षेत्रफल है वो हमेशा क्या होता है कि स्क्वायर में होता है। कि अगर मेरा देखो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जैसे मेरा जो क्षेत्रफल है वो होता है दुगना, तो आपका जो आपकी भुजा होती है दुगनी, तो आपका क्षेत्रफल होता है 4 गुना। यदि भुजा होती है आपकी आधी, तो आपका क्षेत्रफल होता है 1/4 गुना। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है हमेशा। इधर जैसे 2 गुना हो रहा है तो इधर 4 गुना होता है, इधर 8 गुना हो रहा है तो इधर 16 गुना होता है, 64 गुना, और इधर हो रहा है 3 गुना तो इधर होता है 9 गुना। इसका स्क्वायर लेना हमेशा। इधर 1/2 तो इधर हो जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4। आगे समझ में क्या हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है 2 गुना, क्षेत्रफल हो रहा है 2 गुना, तो भुजा क्या हो जाएगी, √2 गुना। यदि ये √2 गुना है तो ये इसका स्क्वायर 2 गुना। आगे समझ में क्या बोल रहा हूँ, उल्टा सुल्टा दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। क्या तरीका है कि हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, स्क्वायर गुना हमेशा बढ़ता है। तो ये केवल आपको सिंपल तरीका याद रखना था कि भुजा क्षेत्रफल यदि दुगना हो जाता है तो उसकी भुजा है वो √2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ये था आपका। तो इसके बाद में है कि 10% और 30% की क्रमागत छूट। देखो 10% और 30% की 2 छूट दी हुई है, और एक छूट दे दी 40% की। तो ग्राहक के लिए कौन सी छूट बेहतर है, ग्राहक के लिए बेहतर। ग्राहक के लिए बेहतर का मतलब क्या हो गया, ग्राहक के लिए माल, जो सामान खरीद रहा है, जो भी माल खरीद रहा है वो कितना सस्ते से सस्ता पड़े। तो यहाँ पे ऐसे देखने में 40 लग रहा है कि 10 और 30 40, नहीं, ऐसा नहीं है। 10 और 30 ये इफेक्टिव जो छूट बनती है वो ये है आपकी। ठीक है, 2 डिस्काउंट दिए हो तो उनसे एक एकल डिस्काउंट निकालना है, सिंपल एक सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, वो हो जाएगा आपके पास 37%। यहाँ से 40 और यहाँ से 3%, तो 37%। तो पहले वाले केस में तो आपके पास है 37%, दूसरे वाले केस में छूट मिल रही है आपको 40%। तो दूसरे वाले केस में ज़्यादा मिल रही है छूट, तो दूसरा वाला केस ग्राहक के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उसमें आपका जो भी सामान खरीद रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट खरीद रहा है, वो उसके लिए सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उस पर 40% की छूट है। तो दूसरे वाला केस उसके लिए बेहतर होगा। अब अगला सवाल देखिए कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। कि 2 समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। समरूप त्रिभुज है, क्षेत्रफलों का अनुपात। एक 1:16 दिया है, और पहले की भुजा है 28, पहले वाले की भुजा, पहले वाले की लिख देता हूँ, भुजा है 28, तो दूसरे वाले की भुजा आपको निकालनी है। ठीक है, दूसरे वाले की एक चीज़ और लिखी होगी क्वेश्चन में कि संगत भुजा निकालिए। अगर दोनों समबाहु त्रिभुज है तो कोई दिक्कत नहीं है, संभव नहीं है तो संगत भुजा लिखना क्वेश्चन में कंपलसरी हो जाता है। संगत भुजा क्या होगी निकालनी है आपको। तो देखिए, जो क्षेत्रफलों का अनुपात है 1:16 है, तो भुजाओं का अनुपात 1:4 हो जाएगा। ठीक, 1:4 भुजाओं का अनुपात हो गया। पहली वाली भुजा है 28, ये इसकी वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू 28, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो 56 और 56 का 112, तो दूसरी भुजा हो जाएगी आपके पास 112। ठीक, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें तो कुछ करना नहीं है ज़्यादा। तो ये हो गया आपका सेकंड त्रिभुजों वाला क्वेश्चन। इसके बाद में एक सवाल और देखिए, ये लास्ट सवाल है, अच्छा सवाल है। इसको देखिए किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। नया कंसेप्ट है थोड़ा सा, बस देखिए कि 5,000 रुपये का कुछ भाग 5% की दर से, क्वेश्चन में आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्लीट, कि 5,000 रुपये का कुछ भाग 5% की दर से, ठीक है, और शेष भाग 10% की दर से 5 वर्ष में
शेष 10% के लिए दिया जाता है। तो 5 वर्ष में SI बराबर है वो 1750 रुपये है। तो 5 वर्ष दिया हुआ है आपको और SI दिया है, ये दिया है आपको 1750। ठीक, तो 5% की दर पर दिया गया धन कितना होगा? जो 5% की दर पर दिया गया धन, समझिए क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपये का कुछ भाग है वो 5% की दर से दिया जाता है और शेष भाग 10% की दर से दिया जाता है, ये दे दिया। तो इस तरीके से 5 साल में टोटल आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, SI मिलता है, वो मिलता है 1750 रुपये। 1750 रुपये आपको SI मिल गया। तो आपको जो 5% की रेट पर आपने कुछ भाग दिया था वो कितना है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन समझ में? तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। अब ये देखो 5 साल का दिया है ये SI, इसको एक बार निकालो 1 साल के लिए। 1 साल का मैंने SI निकाला यहाँ से, तो 5 का मैं भाग दे दूंगा। तो यहाँ से मैंने 5 का भाग दिया, तो देखो 5 दिया 15, 2 बचा 5 और ये 50, तो मतलब 350 आ गया आपका 1 साल का SI। ठीक, 350 है 1 साल का SI। इससे मैं निकालूंगा 1 साल के लिए जो रेट है वो कितनी है। ये जो रेट आएगी वो आएगी एवरेज रेट। एवरेज रेट निकाल लूँगा मैं। तो रेट निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, 350 को मूलधन से डिवाइड कर दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 0 3 0 3 0, 5 से चला जाएगा 7 बार। तो जो 7% की आ गई यहाँ से रेट। अब देखो सवाल किस तरीके से बन गया। 7% की आ गई हमारे पास इफेक्टिव रेट, ये जो 7% की निकाली थी हमने, 7% की रेट यहाँ पे आ गई, 5% की ये है और 10% की दूसरी रेट ये है। ठीक, अब रेट में कन्वर्ट कर लिया हमने सब पूरे सवाल को। अब देखो यहाँ से एलिगेशन लगा दो, तो यहाँ से बन जाएगा 2, यहाँ से बन जाएगा 3। तो जो आपका धन है वो 3:2 में बट गया। 5% और 10%। आपसे पूछा 5% वाला, टोटल है वो 3:2 में है। ये 5000 है, ये 5 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 3 यूनिट की वैल्यू। यहाँ से बन गया आपके पास 1000, 1 यूनिट की वैल्यू, और आपको निकालना 3 यूनिट की वैल्यू, तो आपके पास बन गया 3000। ठीक, आगे समझ में एक बार दोबारा देख लो कि 5000 का कुछ भाग 5% की 10% की दर से 5 साल का SI ये है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला कि 1 साल का SI निकाला, 5 से डिवाइड कर दिया, 350 आ गया। हम जानते हैं क्यों निकाला SI 1 साल का, क्योंकि हर साल SI सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बदलता है, ब्याज पे ब्याज लगता है उस तरीके से। तो हमने सिंपल 1 साल का SI निकाल लिया, 350 आ गया। 350 को हमने कन्वर्ट कर लिया रेट की टर्म में कि कितना इफेक्टिव रेट है। तो 350 को डिवाइड कर दिया 5000 से, जो टोटल जो आपका मूलधन था उससे। तो हमने यहाँ से रेट निकाल ली 7%। फिर मिक्सचर और एलिगेशन लगा दिया 7%, 5%, 10% के बीच में। तो 3:2 में आपके जो आ गया रेशियो आ गया धन का। 5% के लिए कितना धन दिया, 3 भाग, और 10% के लिए कितना भाग दिया, 2 भाग। तो आपके पास टोटल अमाउंट था 5000। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, 3 और 2 5। तो 5 भाग की वैल्यू 5000, 1 भाग की वैल्यू आ गई 1000। 1 भाग की 1000 है तो 3 भाग की आ जाएगी 3000। तो 3000 पूछा है, और ये आपसे पूछा है कि 5% पर दिया गया धन कितना है, तो आपका जाएगा 3000। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा। अच्छा मेथड है, आसानी से हो जाता है क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो आपको। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया 29 दिसंबर के सभी शिफ्टों के हमने मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिए, और जितने भी क्वेश्चन आपको मिले हैं वही सब 29 दिसंबर के पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए बार बार, और देखिए आगे वाले शिफ्टों में ज़रूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार कोई ना कोई क्वेश्चन तो रिपीट होता ही है, और तरीका तो रिपीट हो गई, क्योंकि इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर बार शिफ्ट में। तो अब ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, एटलीस्ट ये क्वेश्चन सभी शिफ्टों के ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको क्वेश्चनों का आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके लिए आप पहले से तैयार हो जाइए, कि जिससे आपको ये फैमिलियर रहे क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो नया सा ना लगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।